हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग फिर से बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्नों पर। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। सभी को गुड मॉर्निंग। और शुरू करेंगे अपने इस वीडियो को। लिखा है, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो जीतने की उम्मीद जो है कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो इसी के साथ जो है अपना वीडियो शुरू करेंगे और लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे। पहला प्रश्न हमारा, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, मणिपुर, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? बताइए आप लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सोचने के लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, जिससे आप लोग जो है सोच सकें और सही से जवाब दे सकें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में आपके और भी राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इनको। मणिपुर में आपका जो है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र में आपके चंदौली, गुगमल, नवागांव। तो इनको ध्यान रखिएगा। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? नागा जनजाति मणिपुर में रहती है, मीणा जनजाति राजस्थान में रहती है, पटेलिया जनजाति उत्तर प्रदेश में रहती है, भोटिया जनजाति उत्तराखंड में रहती है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प आपका सही नहीं है? आपको बताना है क्या जवाब होगा इसका। बिल्कुल बताएं आप लोग। देखिए, कौन सा विकल्प आपका सही नहीं है? आपका ऑप्शन जो थर्ड है ये सही नहीं है। पटेलिया जनजाति आपकी कहाँ रहती है? गुजरात में। गुजरात में रहती है। बाकी नागा जनजाति आपकी मणिपुर में, मीणा जनजाति आपकी राजस्थान में और भोटिया जनजाति आपकी उत्तराखंड में रहती है। अगला प्रश्न है, मुझे पता है आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी है और आप लोग जो है 30 में कम से कम जो है 20 प्लस सही करेंगे। अगर आप 20 प्लस सही करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। और एक एक प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, लिखा है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? वन नगरी बरेली को कहते हैं, सूर्य नगरी देहरादून को कहते हैं, सुरमा नगरी जोधपुर को कहते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक नगर जो है बेंगलोर को कहा जाता है? क्या होगा आपका जवाब? बताएं आप लोग। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल लिखा है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका चौथा, इलेक्ट्रॉनिक नगरी जो है वो बेंगलोर को कहा जाता है। ठीक है, वन नगरी आपका जो है देहरादून कहलाता है। क्या कहलाता है? देहरादून। सूर्य नगरी आपका जोधपुर कहलाता है। सुरमा नगरी बरेली, बरेली का सुरमा। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा इसको। तीसरे का आपका कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा ऑप्शन सही है। और जितने भी क्वेश्चन आप लोग सही करेंगे कमेंट करके आपको बताना है। लिखा है चौथा प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है। लिखा है, चाय, इलायची और काजू के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा आपका जवाब? मुझे पता है आपका जो जवाब होगा वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आपकी तैयारी ही इतनी अच्छी है। काफ़ी दिनों से जो है आप जुड़े हुए हैं मुझसे, तो इतने प्रश्न मैंने ईवीएस के मॉक टेस्ट में करा दिए हैं कि आपको कोई भी चीज़ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जैसे ही आपका एग्ज़ाम आता है यूपी टेट का, एकदम जो है टॉपिक वाइज तैयारी करेंगे। अभी जो है आपको मैंने लगभग पूरा कोर्स ऐसे ही पढ़ा दिया है। और चाय, इलायची, काजू के उत्पादन में लेटराइट मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त होती है। काली मिट्टी में आपका कपास उगता है। क्या उगता है? कपास, बहुत ही अच्छी तरीके से उगता है। जलोढ़ मिट्टी, देखिए आपको पता होगा जलोढ़ मिट्टी में जो है गेहूँ, मक्का काफ़ी अच्छे से उगता है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। एक आपकी होती है कैसी? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और एक होती है नवीन जलोढ़ मिट्टी। और इनके स्पेशल नाम होते हैं। देखिए, पुरानी को कहते हैं बांगर। क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। और नवीन को कहते हैं खादर। जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्या नाम है, तो खादर कहते हैं, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है।
अगला प्रश्न आपके लिए है, लिखा निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है, पोमोकल्चर फूलों के उत्पादन से संबंधित है, पिसीकल्चर मत्स्य पालन के उत्पादन से संबंधित है, फ्लोरिकल्चर फूलों के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन आपका सही नहीं है। बिल्कुल आप लोग बताएं क्या जवाब होगा आपका। और मुझे पता है आप लोगों को पता है, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपसे काफ़ी बार बात की हुई है। हार्टिकल्चर देखिए बागवानी से संबंधित है, आपका पहला ऑप्शन जो है सही है बिल्कुल। पोमोकल्चर जो है ये किससे जुड़ा हुआ होता है, ये फलों के उत्पादन से जुड़ा हुआ होता है, ना कि फूलों से। तो प्रश्न के अनुसार आपका जो है सही नहीं है आपका सेकंड ऑप्शन। बाकी पिसीकल्चर जो है मत्स्य पालन से जुड़ा हुआ है, फ्लोरिकल्चर आपका फूलों के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न आपके लिए लिखा है, वेरीनाग झील किस राज्य में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, झीलों को आपको याद रखना है, ठीक है। सांभर झील आपकी राजस्थान में है, डल और वुलर झील आपकी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। उमियम झील आपकी कहाँ है ये आप कमेंट करके बताइएगा। और वेरीनाग झील है ये आपको अभी बताना है, ये भी बताना है आपको वेरीनाग झील आपकी कहाँ है। बिल्कुल जवाब आपका सही है, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। लोनार झील आपकी कहाँ है, महाराष्ट्र में है। लोनार झील, लोनार झील आपकी कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा लिखा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, त्र्यंबक गांव, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी पहाड़ी या अमरकंटक से। बताएंगे आप लोग कावेरी नदी निम्न में से कहाँ से निकलती है, आप लोगों को बताना है। और बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है, बिल्कुल आप लोग बताएंगे। कावेरी नदी जो है आपकी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है, ठीक है। इस चीज़ को एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। नासिक से जो है आपकी कौन निकलती है, गोदावरी। अमरकंटक से आपकी नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है, अब देखते हैं प्रश्न हमारा क्या है। रजत क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है। अंडा उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, आलू उत्पादन या मत्स्य उत्पादन से। बताएंगे आप लोग रजत क्रांति का संबंध निम्न में से किस चीज़ से है। अंडा उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन से है, आलू उत्पादन से है, मत्स्य पालन से है। सभी को पता है किसके उत्पादन से है, अंडा। और वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं, और श्वेत क्रांति आपका दुग्ध उत्पादन से जुड़ा हुआ है। हरित क्रांति के जनक विश्व में नॉर्मन ई बोरलाग हैं और भारत में एम एस स्वामीनाथन हैं, ठीक है। हरित क्रांति भारत में 1967 और 1968 में जो है प्रवेश हुई, ठीक है। और भारत में मैंने आपको जैसे बताया कि जो आपकी हरित क्रांति के जनक है वो एम एस स्वामीनाथन है। आलू उत्पादन जो है वो गोल क्रांति से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नीली क्रांति आपका मत्स्य पालन से है। अगला, विश्व का ज्ञात सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड या अमेरिका। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा गया है। मैंने थोड़ा तोड़ के प्रश्न को पूछा है और आपका जवाब आ जाना चाहिए अब तक। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप आपका कहाँ है, भारत में है। और कहाँ पर है भारत में, असम राज्य में है। और किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी में है। कहाँ है, ब्रह्मपुत्र नदी। और द्वीप का क्या नाम है, माजुली द्वीप है। आपको पता ही होगा, मुझे ऐसी आशा है। पिछली वीडियो अगर आप नहीं देखें जरूर देखेगा, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। देखिए बहुत ही अच्छी बात लिखी है, लिखा है, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। कभी कभी मुझे पहले लगता था कि मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने क्या किया, मुझे डर भी लगता था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैंने जो है निरंतर प्रयास जारी रखा। तो आपके सामने जो कुछ हूँ, तो आपको पता ही है, टीचर है इस समय। तो आप भी अपनी तैयारी एकदम जारी रखें, आपकी जॉब आपको ज़रूर मिलेगी एक दिन। तो इसी के साथ अगला प्रश्न आपके लिए है, लिखा है, कौन सा विकल्प सही है निम्न में से। ये थोड़ा सा जो है टिपिकल पड़ जाएगा, लेकिन मुझे पता है आपको ये पता होगा। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय के बीच में है। 9 डिग्री चैनल छोटा अंडमान व कार निकोबार के बीच में है। पाक जल संधि भारत और तमिलनाडु के मध्य नहीं है। 10 डिग्री चैनल भारत और पाकिस्तान के बीच में है। थोड़ा सा जो है ये अच्छा प्रश्न है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है।
देखिए आसान प्रश्न हैं, लेकिन इन प्रश्नों को मैंने थोड़ा सा जो है लैंग्वेज इसमें दे दी, तो ये थोड़ा सा जो है टिपिकल हो जाते हैं। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा सही विकल्प है। बिल्कुल आपका जवाब होगा, मुझे पता है, पहला ऑप्शन। देखिए 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव और मिनी काय के बीच में है। 9 डिग्री चैनल आपका कवरत्ती और मिनी काय के बीच में है। 10 डिग्री चैनल आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं है, ये आपका छोटा अंडमान व कार निकोबार के बीच में है। पाक जल संधि भारत और तमिलनाडु, यानी लिखा है पाक जल संधि जो है आपका, यहाँ पर जो है भारत और तमिलनाडु नहीं, यहाँ पर होगा श्रीलंका और तमिलनाडु। ठीक है, थोड़ा सा प्रश्न में गड़बड़ हो गया। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में नहीं है, तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पाक जल संधि जो है श्रीलंका और भारत के बीच में है, पाकिस्तान के बीच में नहीं है, तो आपका पहला ऑप्शन सही है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनी काय को जोड़ता है। भारत और पाकिस्तान के मध्य में कौन सी रेखा है? डूरंड, मैकमोहन, रेडक्लिफ या मैगिनाट? बताएंगे आप लोग क्या जवाब होगा इसका। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्न में से भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? सभी को पता है कौन सी है, रेडक्लिफ है। कौन सी है? रेडक्लिफ। मैकमोहन रेखा आपकी किसके बीच में है? भारत और चाइना के बीच में। पहले जब जो है डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, लेकिन वर्तमान में जो भारत का क्षेत्र जो है जम्मू कश्मीर में जो जुड़ा हुआ है भारत से, ठीक है, उसको उस पर जो है किसने अधिकार कर लिया है? उस पर पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया हुआ है। तो डूरंड रेखा वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, तो आपका ऑप्शन जो है थर्ड सही होगा कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है रेडक्लिफ रेखा है। अगला है, निम्न में से कौन सा पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है? पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई या कांडला? बताएंगे आप लोग। भारत के पश्चिम तट पर स्थित बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, आपको पता ही होना चाहिए। बिल्कुल आप लोग बताइए, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित आपका कौन सा बंदरगाह है? पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह आपका कौन सा होगा? पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई या कांडला? देखिए विशाखापट्टनम, चेन्नई ये आपके जो हैं कहाँ है बंदरगाह? ये आपके हैं पूर्वी तट पर। और कांडला जो है आपका ये कहाँ है? ये पश्चिमी तट पर है। कहाँ है? पश्चिमी तट पर है। कांडला बंदरगाह आपका गुजरात में है। पारादीप बंदरगाह आपका कहाँ है? बताना है आपको कमेंट करके। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है और चेन्नई आपका कहाँ है? तमिलनाडु में है। चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नोर जो है ये आपके तमिलनाडु में है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा। देखिए पश्चिमी घाट पर आपके कौन कौन से बंदरगाह हैं? जैसे कांडला, मुंबई, मुर्मुगोवा, मंगलुरु, कोच्चि और नेहावा सेवा जो है ठीक है। ठीक है, इस चीज़ को एकदम ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, तुजू दर्रा निम्न में से किस राज्य में है? सिक्किम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश या उत्तराखंड? बताएंगे आप लोग। तुजू दर्रा निम्न में से किस राज्य में है? मैंने आपको बताया काफी बार, तू जा मणिपुर, आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? भारत, चाइना, सिंगापुर या इंडोनेशिया? आपको पता है सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? चाइना में है। दूसरे नंबर पर हमारा इंडिया है। आपको बताना है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है कहाँ है एशिया में? भारत, चाइना, सिंगापुर या इंडोनेशिया में? बिल्कुल आपका जवाब सही है। ये आपका होगा कहाँ? सिंगापुर में है। आपका ऑप्शन थर्ड सही है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? विल्ड, सवाना, कंपास या डाउन्स? अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? 15वां प्रश्न है आपका, और आपका जवाब क्या है? मुझे पता है, बिल्कुल वेल्ड होगा। वेल्ड होगा। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड कहलाते हैं और उष्ण घास के मैदान सवाना कहलाते हैं। डाउन्स आपका कहाँ है? डाउन्स घास के मैदान आपके ऑस्ट्रेलिया में है। मरे व डार्लिंग जो नदियाँ हैं वो आपकी ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का क्या नाम है? कैनबरा। क्या नाम है? कैनबरा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिखा स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध, फेमस है किम्बरेले, जोहान्सबर्ग, लंदन या पेरिस? बताइए निम्न में से कौन सा स्वर्ण नगरी के नाम से फेमस है? और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताएंगे आप लोग। स्वर्ण नगरी के नाम से फेमस आपका जोहान्सबर्ग है। कौन है? जोहान्सबर्ग है। आपका ऑप्शन बी सही है। हीरे की नगरी आपकी किम्बरेले कहलाती है। अगला प्रश्न है, लिखा है इटली की गंगा
किसे कहा जाता है? सीन नदी, पो नदी, नील नदी या अमेजन नदी? बताइए आप लोग। इटली की गंगा किसे कहा जाता है? इटली की गंगा किसे कहा जाता है? देखिए, इटली की गंगा जो है पो नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पो नदी को। मिस्र का शोक नील नदी को कहा जाता है। अफवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी आपकी अमेजन नदी है। कौन सी नदी है? अमेजन नदी है। अगला प्रश्न है, प्रथम जैविक खेती करने वाला यानी सबसे पहले जैविक खेती करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? मणिपुर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या सिक्किम? बताइए आप लोग। प्रथम जैविक खेती करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? देखिए, कुछ प्रश्न रिपीटेड होते हैं और कुछ प्रश्न जो है एकदम नए होते हैं। जैसे ये वाला प्रश्न है, मैंने कभी नहीं पूछा, लेकिन कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था और आपका जवाब आ चुका होगा मणिपुर। मणिपुर होगा। क्या होगा? मणिपुर। मणिपुर है या आपका डी है? डी ऑप्शन आपका सही। सिक्किम राज्य ऐसा है जहां पर सबसे पहले क्या हुई थी? प्रथम जैविक खेती स्टार्ट हुई थी। अगला, कोविड जो है सर्वप्रथम कहाँ से फैला? कोरोना कहाँ से फैला? भारत, इंग्लैंड, चाइना या ब्रिटेन? बहुत ही अच्छा प्रश्न बताएं आप लोग। कोविड-19 जो है, नोवेल कोरोना वायरस जो है कहाँ से फैला था? सभी को पता होगा। पूरा जो है हाहाकार मचा दिया है 2019 से। और ये कहाँ से फैला था? चाइना के वुहान सिटी से। चाइना वाले जो हैं छोटी छोटी आंख वाले सब कुछ मार के खा जाते हैं, जिसकी वजह से क्या बताएं जो है अपना ये कोरोना बाबा आ गया। रोज़ लॉकडाउन लगता है, इसी वजह से जो है क्या बताएं, परीक्षाएं कैंसिल हो गई। कोई बात नहीं है, धैर्य रखिए, परीक्षाएं होंगी आपकी। लिखा है, निम्न में से कौन सा असत्य है? श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका को कहते हैं, अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहते हैं, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप उत्तरी अमेरिका को कहते हैं या सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया है? बताएं आप लोग, निम्न में से कौन सा कथन आपका असत्य है? बिल्कुल आपका जवाब आ जाना चाहिए। बिल्कुल आपका जवाब आ चुका होगा। श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका को कहते हैं, ये तो सही है। अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहते हैं, ये भी सही है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप जो है उत्तरी अमेरिका को नहीं कहते हैं, ये किसे कहते हैं? ये यूरोप को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? यूरोप को कहा जाता है, यूरोप को। ठीक है, तो आपका ऑप्शन प्रश्न के अनुसार थर्ड सही होगा। सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया है। तो आपका 20वें का कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन सही है। अगला है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में न्यूनतम जनसंख्या राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड? सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपकी उत्तर प्रदेश में है। लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। अब तो 20 करोड़ आंकड़ा जो है काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन अब तो मैं मानता हूँ 25 करोड़ से ज़्यादा होगी। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य आपका कौन सा है? बिल्कुल ये है आपका सिक्किम। कौन है? सिक्किम है। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। बगलीहार परियोजना किस राज्य में है? बगलीहार नदी परियोजना किस राज्य में? झारखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र या बिहार? बिल्कुल बताएं। कोसी नदी जो है बिहार का शोक कहलाती है। महानदी आपकी उड़ीसा में बहती है। गंगा गंगोत्री से निकलती है। चंबल नदी जनापा पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक से आपकी कौन सी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। बगलीहार परियोजना के बारे में आपको बताना है। बगलीहार परियोजना आपकी कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। पंचेत बांध आपका दामोदर नदी पर है, जो कि आपका झारखंड में है। कोयना परियोजना जो है आपकी महाराष्ट्र की है। गंडक परियोजना आपकी बिहार राज्य की है। बगलीहार परियोजना आपकी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य भारत का निम्न में से कौन सा है? मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा या हिमाचल प्रदेश? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? बिल्कुल देखिए, मैंने केरल का नाम तो गायब कर दिया, तो आपको बताना है आप कौन सा होगा। क्योंकि जब केरल का नाम आता है तो चाहे वो महिला की बात करें चाहे वो पुरुष की बात करें, सबसे नंबर 1 पर आपका केरल है। लेकिन उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद आता है आपका मिजोरम। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य प्रश्न के अनुसार मिजोरम होगा। देखिए, पहले नंबर पर केरल आता है, दूसरे पर मिजोरम, तीसरे पर गोवा और चौथे पर त्रिपुरा और पांचवें पर हिमाचल प्रदेश पुरुष साक्षरता में नंबर 1 राज्य हैं। ठीक है, और यही बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और मणिपुर। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
मतलब ये आपके महिलाओं में आपके कौन कौन से राज्य हैं? सबसे नंबर 1 पर केरल है, दूसरे पर मिजोरम है, तीसरे पर गोवा है, चौथे पर त्रिपुरा है, पांचवें पर आपका क्या है? बिल्कुल आपका सही होगा मणिपुर। अगला प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना जो है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1950 को हुई, 1920 को हुई, 1935 को हुई या 1 अप्रैल 1940 को हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई। क्या होगा इसका जवाब? बहुत ही आसान सा और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल आपका जवाब सही है, मुझे पता है। 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है, देखिए लिखा नहीं है, कुछ पढ़ने के लिए आपके लिए, क्योंकि ये छोटी छोटी जो बातें लिखी होती हैं एकदम एनर्जी लाती हैं और निगेटिविटी को दूर रखती हैं। जीवन में बाधाएं होंगी, शंकाएं होंगी, गलतियां भी होंगी, लेकिन कड़ी मेहनत करे तो कोई सीमा नहीं होगी। बिल्कुल हर प्रश्न का और हर जो है आपकी समस्या का हल क्या है? मेहनत है। आप मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिखा हुआ है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष या 6 वर्ष? प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? देखिए प्राक्कलन समिति में जो है लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? आप सभी को पता होगा 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लेकिन बाई चांस अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष उन सदस्यों में होता है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष ही प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। एक आपकी होती है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो है प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहलाती है। ठीक है, और इसमें 22 सदस्य होते हैं। 22 में 15 सदस्य आपके लोकसभा के, 7 सदस्य आपके राज्यसभा के होते हैं। अगला है, राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान सभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, हंसा मेहता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? बताएंगे आप लोग। भारतीय जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको भारतीय संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? देखिए 22 जुलाई 1947 को जो है भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया और इसका जो लंबाई और चौड़ाई में अनुपात है वो 3:2 में है, आपको ये पता है। और राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान सभा में हंसा मेहता जी ने क्या किया था? प्रस्तुत किया था। जंगल की आग निम्न में से किसे कहा जाता है? ढाक को, रेफलेसिया को, वुल्फिया को या कैंथ को? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, नया भी प्रश्न है, नया नहीं है, एग्जाम में पूछा गया है काफ़ी बार। जंगल की आग किसे कहा जाता है? ढाक को, रेफलेसिया को, वुल्फिया को या कैंथ को? बिल्कुल आपका जवाब सही है, ये कहा जाता है ढाक को। देखिए सबसे बड़ा जो आपका पुष्प है वो रेफलेसिया है, सबसे छोटा वुल्फिया है और टेनिस गेंद जैसा जो आपका फल होता है वो कैंथ कहलाता है। अगला प्रश्न है, अच्छा ये वाला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए इसको हल करना है। बिल्कुल ये 4 जो है आप देख करके इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब बताएंगे आप लोग इसका क्या जवाब होगा? बिल्कुल बताएं, थोड़ा सा सोचने का टाइम दूंगा क्योंकि गणित का सवाल होता है तो आपका दिमाग जो है घूम जाता है। ये मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि थोड़ा सा जो है आपका जो दिमाग एकदम परेशान हो जाता है तो इसमें लगे थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। बिल्कुल आपका जवाब जो है मुझे पता है, आ गया होगा अब तक। लिखा है 7 और 2 9, 9 में 7 की गुणा आ जाएगा 63 और 6 5 11, 11 और देखिए इनको जोड़ा गया है और पहले में गुणा करी गई है तो 11 छक्का 66। इसी प्रकार से 8 4 12 और 12 में 8 की गुणा 96 और 9 और 7 कितना होता है? 16। 16 नामा अब गुणा करके बताएंगे क्या होगा। 16 नामा क्या होता है? 16 नामा 144। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? 144 आंसर आएगा। मैं खुद ही इसको पहली बार कर रहा हूँ, मैंने जो है खाली देखा था इसकी सीरीज, लेकिन इस आंसर को मैंने अभी निकाला है आपके सामने। अगला प्रश्न है, बीजों को सुप्तावस्था में कौन रखता है? साइटोकानिन, एथिलीन, फ्लोरीजेंस या एब्सिसिक एसिड? बीजों को सुषुप्तावस्था में कौन रखता है? साइटोकानिन, एथिलीन, फ्लोरीजेंस या एबिसिसिक
एसिड। बिल्कुल आपको बताना है, थोड़ा सा हो सकता है आपको पता भी होगा और नहीं भी पता होगा तो अभी पता चल जाएगा। बिल्कुल, बीजों को सुषुप्तावस्था में एब्सिसिक एसिड रखता है, आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। और साइटोकाइनिन जो है जो बौने पौधे होते हैं उनको लंबा करता है। एथिलीन जो है गैसीय अवस्था में पाया जाता है और ये फलों को पकाने में सहायक होता है। फूलों को खिलने में जो है फ्लोरीजेंस सहायता करता है। नींबू में डाई बैक रोग किसकी वजह से लगता है? जस्ते, तांबा, लोहा या सोना? किसकी कमी से लगता है ये आपको बताना है। नींबू में डाई बैक रोग किसकी कमी से लगता है? जस्ता, तांबा, लोहा या सोना? बिल्कुल आपका जवाब सही है, तांबा होगा। अगला प्रश्न, पोस्ता जो है, पोस्ता से क्या प्राप्त होता है? अफीम, चाय, कपास या तंबाकू? पोस्ता से निम्न में से क्या प्राप्त होता है? पोस्ता से निम्न में से क्या प्राप्त होता है? बिल्कुल आपका जवाब सही होगा, अफीम। क्या प्राप्त होता है? अफीम प्राप्त होता है। 30 में से आपने कितने प्रश्न सही करें ये आपको बताना है और 30वें का पहला ऑप्शन सही है। पोस्ता से क्या प्राप्त होता है? आपका अफीम प्राप्त होता है। आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही करे हैं। लिखा है, लक्ष्य ना ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल। लक्ष्य ना ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। सफलता तेरा कदम चूमेगी या तेरी कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, लक्ष्य जो है ओझल नहीं होना चाहिए और कदम मिलाकर जो आप चलते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आपके कदमों में एक दिन होगी। 30 में से जितने भी प्रश्न आप सही करें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।